उस दिन कानपुर देहात की माती अदालत में आम दिनों से कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। सर्दी होने के बावजूद लोग 10 बजे से पहले ही कचहरी पहुंच गए थे। अपर जिला जज 13 पोक्सो वाकर शमीम रिजवी की अदालत के बाहर सबसे ज्यादा भीड़ मौजूद थी। भीड़ में आम लोगों के अलावा वकील भी शामिल थे। अदालत में भीड़ जुटने का कारण यह था कि उस दिन कानपुर देहात के बहुचर्चित मासूम मानसी अपहरण हत्याकांड का फैसला सुनाया जाना था। इसलिए मानसी के माता पिता के अलावा उनके कई परिचित भी अदालत में आए हुए थे। भीड़ में इस बात को लेकर खुसर फुसर हो रही थी कि अदालत क्या फैसला सुनाएगी। कोई कह रहा था कि आरोपियों को फांसी होगी तो कोई उम्र कैद होने का अनुमान लगा रहा था। दरअसल इस मामले से कानपुर देहात की जनता का भावनात्मक जुड़ाव रहा था। इसलिए कानपुर देहात की जनता की नजरें फैसले पर टिकी हुई थीं। अपर जिला जज वाकर शमीम रिजवी नियत समय पर कोर्टरूम आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उनके कुर्सी पर बैठते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। आरोपी परशुराम, सुनैना, अंकुल व वीरन अदालत के कटघरे में मौजूद थे। जज ने बारी बारी से उन पर नजर डाली। मृतका मानसी के घर वाले शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडे तथा विपक्ष के वकील ताराचंद्र व रवि तिवारी भी अदालत में मौजूद थे। अदालत में शांति बनाए रखने का आदेश देने के बाद अपर जिला जज वाकर शमीम रिजवी ने दंड के रूप में दी जाने वाली सजा पर दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। अभियुक्तों के वकीलों का तर्क था कि इससे पहले अभियुक्तों ने कोई भी अपराध नहीं किया है। उनके खिलाफ अपराध भी पहली बार सिद्ध हुआ है, जो जघन्य से जघन्यतम नहीं है। इसलिए उनके करियर, उम्र व भविष्य को देखते हुए उन्हें दिए जाने वाले दंड में नरमी बरती जानी चाहिए। जबकि अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडे ने उनकी बात का विरोध करते हुए कहा कि 6 वर्षीय बच्ची की हत्या कर उसका कलेजा निकालकर खाना बेहद क्रूरतम अपराध है। उसकी हत्या के पीछे तंत्र मंत्र बड़ा कारण था, इसलिए पैरों पर महावर लगाई गई थी। यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, इसलिए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इन्हें कम से कम फांसी की सजा दी जानी चाहिए। वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जज साहब ने शाम 4 बजे दोषियों को सजा सुनाने की बात कही। इसके बाद वह अपने चैम्बर में चले गए। यह बात 16 दिसंबर 2023 की है। मासूम मानसी कौन थी? उसका अपहरण व हत्या क्यों की गई? यह सब जानने के लिए हमें करीब 3 साल पीछे जाना होगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक बड़ा कस्बा है घाटमपुर। इस कस्बे से कुछ दूरी पर स्थित है भदरसगांव। कमल कुरील इसी दलित बाहुल्य गांव में रहता था। उसके परिवार में पत्नी जयश्री के अलावा 2 बेटियां थीं, जिनमें मानसी बड़ी थी। कमल कुरील किसान था। खेतीबाड़ी से ही वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मानसी 6 वर्ष की थी, जबकि छोटी बेटी 4 वर्ष की किसने दी बच्ची की बलि। 14 नवंबर 2020 को दीपावली का त्योहार था। शाम को नए कपड़े पहनकर मानसी व दया घर के बाहर अपनी सहेली के साथ खेल रही थीं। कुछ देर बाद दया तो घर वापस आ गई, लेकिन मानसी घर वापस नहीं आई। कमल व उसकी पत्नी जयश्री तब मानसी की खोज में जुट गए। अड़ोस पड़ोस के लोगों को मासूम मानसी के गायब होने की जानकारी हुई तो वे भी उसके माता पिता के साथ उसकी खोज में जुट गए। उन्होंने गांव की हर गली कोना छान मारा। खेत खलिहान, बाग बगीचा भी खंगाला, तालाब कुआं भी देखा, लेकिन मानसी का कुछ भी पता न चला। सुबह 5 बजे कुछ लोग गांव के बाहर स्थित भद्रकाली मंदिर की तरफ गए तो उन्होंने मासूम मानसी की लाश भद्रकाली मंदिर के पास पड़ी देखी। हालात देखकर लग रहा था कि वहां उसकी बलि दी गई थी। कमल व उसकी पत्नी जयश्री को खबर लगी तो दोनों नंगे पांव ही भागे।
इसी बीच गांव के किसी व्यक्ति ने दीपावली की रात गांव के कमल कुरील की 6 वर्षीय बेटी मानसी की बलि देने की सूचना थाना घाटमपुर के इंस्पेक्टर राजीव सिंह को दे दी। खबर पाते ही एसएचओ पुलिस टीम के साथ भद्रस गांव पहुंच गए। भद्रकाली मंदिर गांव के बाहर था। वहां भारी भीड़ जुटी थी। दरअसल मासूम बच्ची की बलि चढ़ाए जाने की बात भद्रस ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के गांवों तक फैल गई थी। सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां जमा थी। भीड़ देखकर राजीव सिंह के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वहां मौजूद लोगों में गुस्सा भी था। लोगों ने साफ कह दिया था कि जब तक एसएसपी घटनास्थल पर नहीं आएंगे तब तक वह बच्ची के शव को नहीं उठने देंगे। इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने यह जानकारी पुलिस अधिकारियों को दे दी, फिर जांच में जुट गए। मानसी की नग्न लाश भद्रकाली मंदिर के पास नीम के पेड़ के नीचे गन्नू तिवारी के खेत में पड़ी थी। शव के पास मृत बच्ची का पिता कमल कुरील बदहवास खड़ा था और उसकी पत्नी जयश्री कुरील दहाड़ मारकर रो रही थी। घर की महिलाएं उसे संभालने की कोशिश कर रही थीं। मासूम का पेट किसी नुकीले व धारदार औजार से चीरा गया था और पेट के अंदर के अंग दिल, फेफड़े, लीवर, आंतें तथा किडनी गायब थीं। बच्ची के गुप्तांग पर चोट के निशान थे। माथे पर तिलक लगा था और पैरों पर महावर लगी थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि नरपिशाचों ने बलि देने से पहले मासूम के साथ दुराचार भी किया था। शव के पास ही मृतका की चप्पलें, जीन्स तथा अन्य कपड़े पड़े थे। नमकीन का एक खाली पैकेट भी वहां पड़ा मिला। इंस्पेक्टर सिंह ने वहां पड़ी चीजों को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया। उसी दौरान एसएसपी प्रीतिंदर सिंह, एसपी ग्रामीण ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव तथा सीओ घाटमपुर रवि कुमार सिंह भी वहां आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फोरेंसिक टीम तथा कई थानों की फोर्स बुलवा ली। पुलिस अधिकारियों ने उत्तेजित भीड़ को आश्वासन दिया कि जिन्होंने भी दिल को झकझोर देने वाली इस घटना को अंजाम दिया है वे जल्द ही पकड़े जाएंगे और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। अधिकारियों के इस आश्वासन पर लोग नरम पड़ गए। उसके बाद उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बालिका का शव देखकर पुलिस अधिकारी भी सिहर उठे। एसएसपी के बुलावे पर डॉग स्क्वायड भी घटनास्थल पर पहुंची। डॉग स्क्वायड प्रभारी अवधेश सिंह ने जांच शुरू की। उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे पड़ी बालिका के खून के अंश व उसकी चप्पलें खोजी। कुतिया यामिनी को सूंघाई। उसे सूंघने के बाद यामिनी खेत की पगडंडी से होते हुए गांव की ओर दौड़ पड़ी। कई जगह रुकने के बाद वह सीधे मृतक बच्ची के घर पहुंची। यहां से बगल के घर से होते हुए गली के सामने बने एक घर पर पहुंची। 4 घरों में जाने के बाद गली के कोने में स्थित एक मंदिर पर जाकर वह रुक गई। टीम ने पड़ताल की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद यामिनी गांव का चक्कर लगाकर घटनास्थल पर वापस आ गई। यामिनी हत्यारों तक नहीं पहुंच सकी। मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर एक पैर पर दौड़ी पुलिस। निरीक्षण के बाद पुलिस अधिकारियों ने मृतका मानसी के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर भिजवा दिया। मोर्चरी के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। उधर नरबली की खबर न्यूज चैनलों तथा इंटरनेट मीडिया पर वायरल होते ही कानपुर से लेकर लखनऊ तक सनसनी फैल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस दुस्साहसिक वारदात को संज्ञान में लिया। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त, डीएम व एसएसपी से वार्ता की और तुरंत आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने दुखी परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और 5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, सरकार इस प्रकरण की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराकर अपराधियों को जल्द सजा दिलाएगी। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई तो प्रशासन एक पैर पर दौड़े लगा। आनन फानन में 3 डॉक्टरों का पैनल गठित किया गया और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मासूम के शव का परीक्षण करते समय पोस्टमार्टम करने वाली टीम के हाथ भी कांप उठे थे।
मासूम के पेट के अंदर कोई अंग था ही नहीं। दिल, फेफड़े, लीवर, आंतें, किडनी, स्प्लीन और इन अंगों को आपस में जोड़े रखने वाली मेम्ब्रेन तक गायब थी। मासूम के निजी अंगों में चोट के निशान थे, जिससे दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। बच्ची के पेट में कुछ था या नहीं, आंतें गायब होने से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। पोस्टमार्टम के बाद मानसी का शव उसके पिता कमल कुरील को सौंप दिया गया। इधर रात 10 बजे एसडीएम नरवल रिजवाना शाहिद के साथ तत्कालीन विधायक घाटमपुर क्षेत्र उपेंद्र पासवान भद्रस गांव पहुंचे और मृतका मानसी के पिता कमल कुरील को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। उन्हें 2 बीघा कृषि भूमि का पट्टा दिलाने का भी भरोसा दिया गया। चेक लेते समय कमल व उनकी पत्नी जयश्री की आंखों में आंसू थे। उन्होंने नरपिशाचों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को वर्कआउट करने में देरी पर नाराजगी जताई थी, इसलिए एसएसपी प्रीतिंदर सिंह व एसपी ग्रामीण ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने थाना घाटमपुर में डेरा डाल दिया और डीएसपी रवि कुमार सिंह के निर्देशन में खुलासे के लिए पुलिस टीम गठित कर दी। इस टीम ने भद्रस गांव पहुंचकर अनेक लोगों से गहन पूछताछ की। गांव के एक झोलाछाप डॉक्टर ने गांव के गोंगा के मझले बेटे अंकुल कुरील पर शक जताया। पड़ोसी परिवार की एक बच्ची ने भी बताया कि शाम को उसने मानसी को अंकुल के साथ जाते हुए देखा था। अंकुल कुरील पुलिस की रडार पर आया तो पुलिस टीम ने उसे घर से उठा लिया। उस समय वह ज्यादा नशे में था। उसे थाना घाटमपुर लाया गया। उससे कई घंटे तक पूछताछ की, लेकिन अंकुल नहीं टूटा। आधी रात के बाद जब नशा कम हुआ, तब उससे सख्ती के साथ दूसरे राउंड की पूछताछ की गई। इस बार वह पुलिस की सख्ती से टूट गया और मासूम मानसी की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। अंकुल ने जो बताया उससे पुलिस अधिकारियों के रोंगटे खड़े हो गए और मामला ही पलट गया। अंकुल ने बताया कि उसके चाचा परशुराम व चाची सुनयना ने 1500 रुपए में मासूम बच्ची का कलेजा लाने की सुपारी दी थी। उसके बाद उसने अपने दोस्त वीरन के साथ मिलकर कमल की बेटी मानसी को पटाखा देने के बहाने फुसलाया। उसे वे गांव से 1 किलोमीटर दूर भद्रकाली मंदिर के पास ले गए। वहां दोनों ने पहले उस बच्ची के साथ दुराचार किया, फिर अंगोछे से उसका गला घोंट दिया। उसके बाद चाकू से उसका पेट चीरकर अंगों को निकाल लिया गया। उसने कलेजा पॉलिथिन में रखकर चाची सुनयना को ले जाकर दे दिया। सुनयना और परशुराम ने कलेजे के 2 टुकड़े किए और कच्चा ही खा गए। ऐसा उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए किया था। इसके बाद वादे के मुताबिक चाची ने 500 रुपए मुझे तथा 1000 रुपए वीरन को दिए। फिर हम लोग घर चले गए। 16 नवंबर 2020 की सुबह 7 बजे पुलिस टीम ने पहले वीरन, फिर परशुराम तथा उसकी पत्नी सुनयना को गिरफ्तार कर लिया। सुनयना के घर से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त अंगोछा तथा 2 चाकू बरामद कर लिए। चाकू को सुनयना ने भूसे के ढेर में छिपा दिया था। उन तीनों को थाने लाया गया। यहाँ तीनों की मुलाकात हवालात में बंद अंकुल से हुई तो वे समझ गए कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। उन तीनों ने भी पूछताछ में सहज ही मानसी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने जब परशुराम कुरील से कलेजा खाने की वजह पूछी तो उसके चेहरे पर पश्चाताप की जरा भी झलक नहीं थी। उसने कहा कि सभी जानते हैं कि किसी बच्ची का कलेजा खाने से निस्संतानों के भी बच्चे हो जाते हैं। वह भी निस्संतान था। उसने बच्चा पाने की चाहत में कलेजा खाया था। चूंकि सभी ने जुर्म कबूल कर लिया था और आला कत्ल भी बरामद करा दिया था, इसलिए इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने मृतका के पिता कमल कुरील की तहरीर पर भादंबी की धारा 302, 201, 120 बी के तहत अंकुल, वीरन, परशुराम व सुनयना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और सभी को विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। अंकुल व वीरन के खिलाफ दुराचार तथा पोक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने दिल कंपा देने वाली घटना का खुलासा किया। बच्चा पैदा होने की लालसा में दी थी बलि। परशुराम कुरील भद्रस गांव में ही कमल कुरील के घर के पास ही रहता था। परशुराम की शादी सुनैना के साथ लगभग 15 साल पहले हुई थी। परशुराम के पास कृषि भूमि नाम मात्र की थी। वह साबुन का व्यवसाय करता था। वह गांव कस्बे में फेरी लगाकर साबुन बेचता था। इसी व्यवसाय से वह अपने घर का खर्च चलाता था। भद्रस और उसके आसपास के गांवों में अंधविश्वास की बेल खूब फलती फूलती है, जिसका फायदा ढोंगी तांत्रिक उठाते हैं। भद्रस गांव भी तांत्रिकों के मकड़जाल में फंसा है। यहाँ घर घर कोई न कोई तांत्रिक पैठ बनाए हुए हैं। बीमारी में तांत्रिक अस्पताल नहीं, मुर्गे की बलि, पैसा कमाने को मेहनत नहीं, बकरे की बलि, दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए शराब और बकरे की बलि, संतान के लिए नरबलि की सलाह देते हैं। इन तांत्रिकों पर पुलिस भी कार्रवाई करने से बचती है। कोई जघन्य कांड होने पर ही पुलिस जागती है। परशुराम और उसकी पत्नी सुनैना भी तांत्रिकों के मकड़जाल में फंसे हुए थे। महीने में 1 या 2 बार उनके घर तंत्र मंत्र व पूजा पाठ करने कोई न कोई तांत्रिक आता रहता था। दरअसल सुनैना की शादी को 15 वर्ष से अधिक का समय बीत गया था, लेकिन उसकी गोद सूनी थी। पहले तो उसने इलाज पर खूब पैसा खर्च किया, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो वह अंधविश्वास में उलझ गई और तांत्रिकों और मौलवियों के यहाँ माथा टेकने लगी। तांत्रिक उसे मूर्ख बनाकर पैसे ऐंठते। धीरे धीरे 5 साल और बीत गए, लेकिन सुनैना की गोद सूनी की सूनी ही रही। सामाजिक तिरस्कार से टूट गई थी सुनैना। सुनैना की जाति बिरादरी के लोग उसे बांझ समझने लगे थे और उसका सामाजिक बहिष्कार करने लगे थे। समाज का कोई भी व्यक्ति परशुराम को सामाजिक कार्य में नहीं बुलाता था। कोई भी औरत अपने बच्चे को उसकी गोद में नहीं देती थी, क्योंकि उसे जादूटोना करने का शक रहता था। परिवार के लोग उसे अपने बच्चे के मुंडन, जन्मदिन आदि में भी नहीं बुलाते थे, जिससे उसे पीड़ा होती थी। सामाजिक तिरस्कार से सुनैना टूट जरूर गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। 10 सालों से उसका तांत्रिकों के पास आना जाना बना हुआ था। एक रोज वह विधनु कस्बे के एक तांत्रिक के पास गई और उसे अपनी पीड़ा बताई। तांत्रिक ने उसे आश्वासन दिया कि वह अब भी मां बन सकती है, यदि वह एक उपाय कर सके। कौन सा उपाय? सुनैना ने उत्सुकता से पूछा। यही कि तुम्हें दीपावली की रात 10 साल से कम उम्र की एक बालिका की पूजा पाठ कर बलि देनी होगी। फिर उसका कलेजा निकालकर पति पत्नी दोनों को आधा आधा खाना होगा। बलि देने तथा कलेजारूपी प्रसाद चखने से मां काली प्रसन्न होंगी और तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। ठीक है बाबा, मैं उपाय करने का प्रयत्न करूंगी। अपने पति से भी राय मशविरा करूंगी, सुनैना ने तांत्रिक से कहा। उन्हीं दिनों परशुराम के हाथ कलकत्ता का काला जादू नामक तंत्र मंत्र की एक किताब हाथ लगी। इस किताब में भी संतान प्राप्ति के लिए उपाय लिखा था और मासूम बालिका का कलेजा कच्चा खाने का जिक्र किया गया था। परशुराम ने यह बात पत्नी सुनैना को बताई तो वह बोली, विधनु के तांत्रिक ने भी उसे ऐसा ही उपाय करने को कहा था। अब परशुराम और सुनैना के मन में यह अंधविश्वास घर कर गया कि मासूम बच्ची का कच्चा कलेजा खाने से उनको संतान हो सकती है। इस पर उन्होंने गंभीरता से सोचना शुरू किया तो उन्हें लगा अंकुल उनकी मदद कर सकता है। अंकुल परशुराम के बड़े भाई गोंगा कुरील का बेटा था। 3 भाइयों में वह मंझला था। वह नशेबाज और निर्दयी था। गंजेड़ी भी अपने भाई बहनों के साथ मारपीट और हंगामा भी करता रहता था। अपने स्वार्थ के लिए परशुराम ने भतीजे अंकुल को मोहरा बनाया। अब वह उसे घर बुलाने लगा और मुफ्त में शराब पिलाने लगा। गांजा फूंकने को पैसे भी देता। अंकुल जब हाँ में हाँ मिलाने लगा, तब एक रोज सुनैना ने उससे कहा,
अंकुल, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास बच्चा नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मैं माँ बन सकती हूँ। वह कैसे चाची? इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आने वाली दीपावली की रात तुम्हें किसी बच्ची का कलेजा लाकर देना होगा। देखो न मत करना। यदि तुम मेरा काम कर दोगे तो हमारे घर में भी खुशी आ सकती है। ठीक है चाची, मैं तुम्हारे लिए यह काम कर दूंगा। अंकुल राजी हो गया तो उन लोगों ने मासूम बच्ची पर मंथन किया। मंथन करते करते उनके सामने मानसी का चेहरा आ गया। मानसी कमल कुरील की बेटी थी। उसकी उम्र 7 साल थी। कमल परशुराम के घर के पास रहता था। वीरन कुरील अंकुल का दोस्त था। पारिवारिक रिश्ते में वह उसका भाई था। वीरन भी नशेड़ी था, सो उसकी अंकुल से खूब पटती थी। अंकुल ने वीरन को सारी बात बताई और उसे भी अपने साथ मिला लिया था। अब अंकुल के साथ वीरन भी परशुराम के घर जाने लगा और नशेबाजी करने लगा। 14 नवंबर 2020 को दीपावली थी। अंकुल और वीरन शाम 5 बजे परशुराम के घर पहुंच गए। परशुराम ने दोनों को खूब शराब पिलाई। सुनयना ने दोनों को कलेजा लाने की एवज में 1500 रुपए देने का भरोसा दिया। इसके बाद उसने अंकुल व वीरन को गोश्त काटने वाले 2 चाकू दिए। इन चाकुओं को पत्थर पर घिसकर दोनों ने धार बनाई। सुनयना ने महावर की 1 शीशी अंकुल को दी और कुछ आवश्यक निर्देश दिए। शाम 6 बजे अंकुल और वीरन परशुराम के घर से निकले, तब तक अंधेरा घिर चुका था। वे दोनों जब कमल के घर के सामने आए तो उनकी निगाह मासूम मानसी पर पड़ी। वह नए कपड़े पहने पेड़ के नीचे एक बच्ची के साथ खेल रही थी। अंकुल ने मानसी को बुलाया और पटाखों का लालच दिया। मानसी पर मौत का साया मंडरा रहा था। वह मान गई और अंकुल के साथ चल दी। दोनों मानसी को लेकर गांव के बाहर आए और फिर भद्रकाली मंदिर की ओर चल पड़े। मानसी को आशंका हुई तो उसने पूछा, भैया कहाँ ले जा रहे हो? यह सुनते ही अंकुल ने उसका मुंह दबा दिया और वीरन ने चाकू चुभोकर उसे डराया, जिससे उसकी घिघी बंध गई। फिर वे दोनों मानसी को भद्रकाली मंदिर के पास ले गए और नीम के पेड़ के नीचे पटक दिया। उन दोनों ने मानसी के शरीर से कपड़े अलग किए तो उनके अंदर का शैतान जाग उठा। उन्होंने बारी बारी से उसके साथ दुराचार किया। इस बीच मासूम चीखी तो उन्होंने अंगोछे से उसका गला कस दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद सुनयना के निर्देशानुसार अंकुल ने मानसी के पैरों में लाल रंग लगाया तथा माथे पर टीका किया। फिर चाकू से उसका पेट चीर डाला। अंदर से अंग काट कर निकाल लिए और कलेजा पॉलिथिन में रखकर वहां से निकल लिए। रास्ते में पानी भरे एक गड्ढे में बाकी अंग फेंक दिए और कलेजा लाकर परशुराम को दे दिया। शराब से धोकर दोनों ने खाया कलेजा। परशुराम ने कलेजे को शराब से धोया, फिर चाकू से उसके 2 टुकड़े किए। उसने एक टुकड़ा स्वयं खा लिया तथा दूसरा टुकड़ा पत्नी सुनयना को खिला दिया। सुनयना ने खुश होकर 500 रुपए अंकुल को और 1000 रुपए वीरन को दिए। उसके बाद वे दोनों अपने अपने घर चले गए। इधर दिया जलाते समय कमल को मानसी नहीं दिखी तो उसने खोज शुरू की। कमल व उसकी पत्नी जयश्री रात भर बेटी की खोज करते रहे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। सुबह गांव के कुछ लोगों ने उसे बेटी की हत्या की जानकारी दी, तब वह वहां पहुंचा। इसी बीच किसी ने घटना की जानकारी थाना घाटमपुर पुलिस को दे दी थी। 17 नवंबर 2020 को पुलिस ने अभियुक्त अंकुल, वीरन, परशुराम व सुनयना को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन चारों को जिला जेल भेज दिया गया। जेल जाने के बाद आरोपियों ने अपने वकीलों के माध्यम से जमानत पाने का प्रयास किया, लेकिन उनके खिलाफ ठोस सबूत मिल जाने से उनको जमानत नहीं मिली।
इस चर्चित कांड में मुकदमे के विवेचना अधिकारी इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने विवेचना करके सबूतों सहित सभी साक्ष्य जुटाकर आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, हत्या, शव गायब करने तथा पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में 37 दिन में अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अदालत में करीब 3 साल तक इस बहुचर्चित मामले की कार्रवाई चलती रही, जिसमें 10 गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। इन गवाहों में अदालत ने गांव के झोलाछाप डॉक्टर रवि तथा मृतका के साथ खेल रही पड़ोस की लड़की का बयान अहम माना। इन दोनों ने ही आरोपी अंकुल का नाम पुलिस को बताया था। पोस्टमार्टम करने वाले 2 डॉक्टरों की गवाही को भी अदालत ने अहम माना। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडे ने भी केस की जमकर पैरवी की। न्यायालय में पेश हुए साक्ष्यों के आधार पर ही अपर जिला जज वाकर शमीम रिजवी ने आरोपियों को दोषी ठहराया। सजा सुनाने के लिए अपर जिला जज साहब शाम 4 बजे कोर्ट में पहुंच गए। उस समय आरोपियों के अलावा मामले से जुड़े सभी वकील व मानसी के माता पिता तथा अन्य लोग भी कोर्टरूम में मौजूद थे। अपर जिला जज वाकर शमीम रिजवी ने बिना कोई भूमिका बनाए सीधे फैसला सुनाते हुए कहा, अभियुक्त अंकुल व वीरन ने अमानवीय तथा हृदय विदारक जघन्य अपराध किया था। अपराध प्रवृत्ति को देखते हुए दोनों समाज के लिए खतरा हैं। ऐसे हालात में उनके साथ नरमी का रुख अपनाए जाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। 6 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर गैंगरेप करना फिर हत्या कर कलेजा निकालना जघन्य अपराध माना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए अभियुक्त अंकुल व वीरन को उम्र कैद की सजा दी जाती है। सजा के साथ दोनों को 45 से 45,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया जाता है। अर्थदंड न देने पर 6 माह की सजा और भुगतनी होगी। कुछ क्षण रुकने के बाद जज साहब ने कहा, आरोपी दंपति परशुराम व सुनयना ने नियोजित तरीके से षड्यंत्रपूर्वक अपराध किया था। उन दोनों ने संतान पाने के लिए 7 साल की बच्ची का कलेजा सहयोगियों के मार्फत मंगवाया और फिर खाया। उनका यह अपराध अति गंभीर व हृदय विदारक है। उनके खिलाफ नरमी का रुख अपनाया जाना न्यायोचित नहीं होगा। उन्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। सजा के साथ दोनों को 20 से 20,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया जाता है। अर्थदंड न देने पर 6 माह की सजा और भुगतनी होगी। अदालत का फैसला आते ही कमल व उसकी पत्नी जयश्री की आंखें छलक पड़ी। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडे के साथ मौजूद कमल ने रुंधे गले से कहा कि हमें सजा से संतोष तो है, लेकिन दोषियों को फांसी होती तो हमारे कलेजे को और ठंडक मिल जाती। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडे ने कहा कि उन्होंने कोर्ट से केस के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होने की बात कहकर फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट का फैसला उम्र कैद आया। हम अध्ययन करेंगे और यदि कुछ बिंदु निकलते हैं तो फांसी के लिए हाई कोर्ट में अपील भी करेंगे। सजा सुनाए जाने के बाद चारों दोषियों परशुराम, सुनयना, अंकुल व वीरन को कानपुर देहात की माती जेल भेज दिया गया। कथा संकलन तक चारों दोषी माती जेल में बंद थे।